हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से फिर एक बार स्वागत है आपका। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके लिए बहुत स्वागत है। देखिए, आज मेरी इंग्लिश पे क्लास रहेगी ग्रामर में। किस प्रकार से कि आपको कंडीशनल सेंटेंस जो परेशान करते हैं ना, आज से आपको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक अच्छा मार्गदर्शित करने वाला हूं। इसमें आपको देखिए किस प्रकार से आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलेंगे बच्चों। तो आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज हैव अ पेशेंस, प्लीज लुक एट दिस बोर्ड। तो देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आपके किस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं, आपके कंपटीशन लेवल पर आते हैं। आपके अब की बार एनडीए में जो सेंटेंस आए थे, एनडीए में, ठीक है, तो एनडीए में अब की बार इसमें से 3 सेंटेंस आए थे। आप उठा करके देख सकते हैं, आप अपने प्रीवियस पेपर को देख सकते हैं। यहां से कंपटीशन लेवल पर बहुत सारे सेंटेंस आए थे। तो कंडीशन सेंटेंस पर 3 सेंटेंस मिले थे। तो 3 सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस को, इस पार्ट को क्लियर कर लिया जाए तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहां से भी आते हैं सेंटेंस कंडीशन में। ठीक है, तो कैसे आते हैं देखिए आप। आपको कंडीशन सेंटेंस में क्या है, शर्तवाचक वाक्य होते हैं। शर्तवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य जो होते हैं वो देखिए किस प्रकार से। मैं जो आपको बता रहा हूं वो इफ में आए थे। इफ वाले वाक्य थे तीनों सेंटेंस। लेकिन कंडीशन सेंटेंस देखिए अनलेस से भी बनाए जाते हैं, ठीक है, शुड से भी बनाए जाते हैं और आपके हेड से भी बनाए जाते हैं। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस बनाने की विधि है। ये आपके पास में, ये ऐसा वे है जो आपके पास में होना चाहिए। तो आज से आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपके लिए। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इफ वाले पार्ट्स को खत्म करेंगे। तो अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है, आपकी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इफ से, शुड से, ठीक है, शुड से शुरू हो रही है, तो इनका अर्थ आता है हिंदी में। तो हम बोलते हैं कि यदि, अगर, अगर, मगर, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप ये हिंदी में भी सीख गए और आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीखेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इफ एंड शुड किसी भी एक से कर सकते हैं। तो ये पहला वाक्य इसमें कभी भी याद रखना, विल सेल में नहीं होना चाहिए। कभी भी विल सेल में पहला सेंटेंस नहीं होता। इफ वाला वाक्य, शुड वाला वाक्य विल सेल का नहीं होता है। ये पहला सेंटेंस आया था। उसमें आप देख सकते हैं जो सेंटेंस करेक्शन जो दे रखे हैं, जंबो एक्सरसाइज जो दे रखी है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। वहां से ये सेंटेंस निकला था। तो इफ से शुरू हो रखा था वाक्य और सेंटेंस था आपके लिए, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इफ यू विल कम टू मी, इफ के बाद जो कंजंक्शन आता है दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए, या तो कॉमा लगा सकते हैं या THEN लगा सकते हैं। बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है THEN में और THAN में। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, दोनों ही कंजक्टिव टाइप में प्रयोग होते हैं कंजंक्शन लेवल पर। इसका प्रयोग होता है तो भी होता है और त्यों ही भी होता है, अर्थ होता है इसका। तो देखिए, इसका THAN, इसका कंपैरेटिव डिग्री में भी प्रयोग किया जाता है, THAN का। और इसका अर्थ होता है कंपैरेटिव डिग्री में, से अधिक की अपेक्षा की तुलना में आप इसको यूज करेंगे। और नो सूनर के बाद भी, नो सूनर से वाक्य अगर शुरू होता है या नो सूनर बीच में आती है, तो इसके बाद जो कंजंक्शन आता है वो भी देन आता है, THAN आता है। और इफ से वाक्य शुरू होगा तो THEN आएगा और कहीं भी नहीं आएगा इसका प्रयोग। ठीक है, तो ये आप प्लीज क्लियर करके चलना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इफ यू विल कम टू मी, कॉमा या देन आई शैल हेल्प यू। इफ यू विल कम टू मी, कॉमा या देन आई शैल हेल्प यू। तो बिल वाला सेंटेंस दे रखा है, इसमें ऑब्लिक करके ऑप्शन दे रखे थे, ए पार्ट ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट में नो एरर था। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे नो एरर था। तो इसमें बताइए आपको कहां पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपने रूल पढ़ा कि क्या, इफ वाले सेंटेंस में कभी भी विल सेल का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है इसमें कि अगर एक वाक्य प्रेजेंट में होगा, एक वाक्य प्रेजेंट में होगा, तो दूसरा वाक्य या तो आप फ्यूचर में बना सकते हैं, कंडीशन होती है इसकी,
या तो फ्यूचर में बना सकते हैं विल सेल में, या फिर आप कैन या मे में बना सकते हैं, या उसे प्रेजेंट में ही बना सकते हैं। ये आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। यू हैव थ्री ऑप्शन व्हेन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इफ। ओके, तो जब सेंटेंस की शुरुआत होती है इफ से, तब ऐसे वाक्यों में ऐसा किया जाता है। दूसरे वाक्य में आपको फ्यूचर में या मे कैन में, देखो कैन और मे दोनों प्रेजेंट शो करती है, ठीक है, और फ्यूचर का और प्रेजेंट से कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन फ्यूचर का पास्ट से कंप्रोमाइज नहीं होगा कभी भी। पास्ट का कंप्रोमाइज कभी फ्यूचर से नहीं होगा, कैन मे से नहीं होगा, क्योंकि पास्ट का कंप्रोमाइज होगा वो पास्ट से ही होगा। तो कैन कैन प्रेजेंट शो करती है, निश्चित चीज बताती है, कैपेबिलिटी बताएगी, क्षमता बताएगी, लेकिन निश्चित बताएगी, कंफर्मिटी बताएगी। प्रेजेंट में संभावना यानी पॉसिबिलिटी शो करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान करके चलना। इसके बाद में मेरा पहला पॉइंट हो गया, तो ये यहां से बिल नहीं आएगा। इफ यू कम टू मी देन आई शैल हेल्प यू। दूसरा पॉइंट है मेरा इफ वाला वाक्य। इफ वाले वाक्य में यदि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद, ये ऐसा नहीं है इफ से ही शुरू हो, ये शुड से भी शुरू हो सकता है, ये हेड से भी शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि अगर मगर ही अर्थ निकलता है इसका, यही तो कंडीशनल वाक्य है भाई साहब। ये तो फिर कंडीशनल सेंटेंस अनलेस से भी होते हैं। तो अनलेस वाले वाक्य में मैं अभी समझा दूंगा, अनलेस को भी बता दूंगा आपको, बिल्कुल खोल करके बता दूंगा, आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो इफ वाले वाक्य में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि वर आ जाता है, क्योंकि वाज तो हम लगा नहीं सकते, वाज से तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट में सिंपल पास्ट हो जाएगा आपका। तो सिंपल पास्ट तो हम यहां पर लाना नहीं है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि यहां पर हमारी शर्त नहीं निकलेगी, फिर वो नॉर्मली सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इफ वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर, और वर्ब के बाद में आपका जो भी है फिर कॉमा दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा। दूसरा सेंटेंस आपका वर्ब जिसमें होगी ना, वो वर्ब के बाद जो दूसरा सेंटेंस में आएगी, उसमें आएगा आपके लिए जैसे फ्यूचर, उसका पास्ट में चला जाएगा। जैसे कैन का कोड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, बिल का बुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देकर के बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इफ इफ आई वर अ पीएम, इफ आई वर अ पीएम, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो आई कॉमा करके आप लगा सकते हैं, आई विल या वुड रूल ओवर द कंट्री। तो बिल तो आ नहीं सकता आपका, ठीक है, पास्ट में दिया है तो पास्ट, बिल की पास्ट बुड होती है, ठीक है। तो ये आएगा, इसमें वर आएगा तो आपको बुड लगाना है, कुड लगाना है, शुड लगाना है, माइट लगाना है, ठीक है। तो ये आपके टेंस की लैंग्वेज के अनुसार आपको लगाना होगा। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरे देश पर शासन करता, ठीक है। इफ आई वर अ पीएम आई वुड रूल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप लगाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो प्लीज आप ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है मेरा इसी में, कंडीशन सेंटेंस में, कि इफ वाला वाक्य यहां पे सब्जेक्ट हो और प्लस बाद में हेड आई साइक्रिया, आपकी हेल्पिंग वर्ब किस में आएगी? हेड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड आया तो दूसरा सेंटेंस जो बनेगा, जो अदर सेंटेंस है आपका, अदर सेंटेंस बनेगा भाई साहब, आपका टेंस बनेगा किसमें? वुड हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वुड हैव, शुड हैव, वो आपकी टेंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हो जाएगा आपका शुड हैव, फिर आपकी कुड हैव और माइट हैव। बच्चों यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद में हैव आया है किसी भी वाक्य में साइक्रिया के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर हैव आया है, तो आप हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, ये निश्चित बात है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए सेंटेंस दे रहा हूं, इफ यू हैड गॉन देयर, कॉमा, you would have
गॉट अ प्राइज। यदि आप वहां पहुंच गए होते या फिर यदि आप वहां चले गए होते तो आपको यह पुरस्कार मिल जाता, है ना। तो इस प्रकार से इफ यू हैड गॉन देयर कॉमा यू वुड हैव गॉट अ प्राइज। अगर यहां पे विल हैव हो रखा हो, ठीक है, या फिर कुड खाली सिर्फ आपके लिए कुड दे रखा हो, वुड दे रखा हो, हैव नहीं आया हो, तो इसी ऑप्शन में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आया था 100%, ये सेंटेंस एनडीए में आया था, तो इस पे आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना था, आपने कहां से रिकॉग्नाइज किया सेंटेंस को, यहां से किया। हेड से मालूम हुआ आपको कि हेड आया है, तो उसमें आपको वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव लगाना है। यू 100% श्योर टू टेक इन द सेंटेंस ऑफ द वर्ब वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, ठीक है, ये लगाना है। तो इस प्रकार से आते हैं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस। शायद मुझे लगता है कि कंडीशनल सेंटेंस में आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये 3 प्रकार के सेंटेंस है, तीनों प्रकार के आपको ये सारी प्रॉब्लम से दूर कराते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं और भी अच्छा तरीके से और भी समझा दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, आपकी कोई भी डाउट होगी तो, ठीक है। तो आप देखिए आगे, मैं अब आपको अनलेस बताता हूं। अनलेस देखिए, अनलेस क्या है, अनलेस और अनटिल ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं। अनटिल समय शो करती है, ये दोनों कंजंक्शन में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, कंजंक्शन में। तो ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में आपके लिए क्या है, दोनों कंजंक्शन टाइप में यूज होती हैं। अनलेस शर्त व्यक्त करती है, जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, तो मैंने अभी तुरंत बताया है। और अनटिल समय शो करती है, दोनों का अर्थ होता है जब तक, नहीं तब तक। आई मीन बोथ बोथ शो नेगेटिव मीनिंग्स, दोनों ही क्या शो करती हैं, मैं नेगेटिव मीनिंग शो करती है। इनका यानी क्या है, इनके बाद वाले वाक्य में जो आफ्टर दीज वर्ड्स इज नॉट यूज इन द सेंटेंस, ओके। इनके बाद वाले टेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा दोनों के बाद वाले वाक्य में। याद रखना, इनसे पहले आ सकता है लेकिन इनके बाद नहीं। तो ये समय शो करेगी अनटिल, और अनलेस शर्त शो करेगी। कैसे, मैं आपको शो करा दूं। अनलेस पहले ले सकते हैं, कई बार सेंटेंस आ जाते हैं, एयरफोर्स में आ जाते हैं, नेवी एयरफोर्स में, एनडीए में आ जाता है, सीडीएस में आ जाता है, ठीक है, बैंक में आ जाता है, कई बार पहले भी आ जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा, जब तक तुम परिश्रम नहीं करते हो, यू डू नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। तो आप प्लीज देखिए, आप समझेंगे बेहतर कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप परिश्रम नहीं करते तब तक आप पास नहीं होते, ठीक है। या फिर आप यहां पर प्रेजेंट में टेंस दिया है, पहला प्रेजेंट में टेंस दिया है, तो आप इसे कैन में भी कर सकते हैं, यू कैन नॉट पास, है ना। या आप मे नॉट कर सकते हैं, और ये संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन भी प्रेजेंट शो करती है, और या फिर आपकी मे भी प्रेजेंट शो करती है। मे पॉसिबिलिटी दिखाती है, संभावना व्यक्त करेगी, कैन आपकी कंफर्मिटी शो करेगी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू मे नॉट पास, यू कैन नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, आप नहीं हो सकते हो जब तक परिश्रम नहीं करोगे। और अगर इसको लेना है तो पहले वही आएगा टेंस, यू कैन नॉट सक्सीड लगा लियो, कछु कर ले, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटा। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आपने इसको भूल कर भी अगर कह दिया यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आपने भूल करके भी ये गलती कर दी तो आपका टेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग योर सेंटेंस, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। एंड दैट वन इज राइट है, बट इज दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज इन द मेन कॉज ऑफ द सेंटेंस आफ्टर अनलेस, अनलेस वाला वाक्य कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस का खुद अर्थ नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज डबल नेगेटिव मीनिंग्स, ओके, इन एनी सेंटेंस। तो आप देखिए, डू नॉट नहीं आएगा, ओनली सिर्फ यू वर्क हार्ड हो जाएगा, फिर आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों कैसे समझे इसको, है अंटिल में देखिए समय व्यक्त कर सकते हैं, वेट अंटिल,
इस जगह पे आप टिल भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेट, इंतजार करो जब तक आई डू नॉट कम कह दूं, आई डू नॉट कम कह दूं। देखो मेरा काम है आपको गलत कैसे आता है उससे अच्छा सही से रास्ता निकालने का। मुझे आपको तरीका बताना है कि गलत इस तरीके से आते हैं, आपको सही कैसे करना है। तो अंटिल यानी क्या हो जाएगा, वेट अंटिल आई डू नॉट कम नहीं होगा, आई कम। जब तक मैं नहीं आ जाता इंतजार करो। तो आप कैसा समझे? आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टूड है, आप बहुत अच्छा समझे होंगे। ऐसी बात नहीं है। आपको कोई यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तुरंत लिख के भेजिए तो ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। और भी मैं आगे बताता हूं इसमें खोल करके और भी समझाता हूं, ठीक है। टिल का प्रयोग अकेले में तक के अर्थ में भी हो जाता है। जैसे मैं कह दूं यू विल गो देयर टिल इवनिंग, आप वहां शाम तक जाएंगे, ठीक है। यू विल रीच देयर टिल मॉर्निंग, आप वहां शाम तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। टिल का प्रयोग होता है, देखिए किस प्रकार से, ये भी एक कंजंक्शन में आ जाता है, प्रीपोजिशन में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। टिल अंटिल दोनों प्रीपोजिशन में भी प्रयोग हो जाएंगी और कंजंक्शन में भी प्रयोग हो जाएंगी, दोनों में ये अंतर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मत लीजिए भाई साहब, मैं इस चैनल से जुड़ा हूं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको सारे एग्जाम में आपको क्रॉस कराने के लिए। ग्रामर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है आपको सिर्फ वोकैबुलरी से। तो प्लीज वोकैबुलरी से आप अपनी डिक्शनरी से मित्रता फ्रेंडशिप कर लीजिए, ताकि बाहर के दोस्तों से फ्रेंडशिप कम कर दो। और ये अच्छा होगा कि आप अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए कुछ अलग से टाइम देना शुरू कर दें। तो उसमें अगर अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को इंक्रीज करना है, तो अपनी लैंग्वेज को कीजिए। लैंग्वेज कहां से क्लियर होगी? आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके बोलने का जो तरीका है, उसको आप डेवलप करेंगे तो वो डिक्शनरी से मालूम होगा। डिक्शनरी से आपको हर चीज की जानकारी होती है। डिक्शनरी से देखिए आपको कितनी जानकारी होती है, हर एक वर्ड के पीछे एडीजे लगा होगा, ब्रैकेट के पीछे लगा होता है। जैसे अगर आ गया कैपेशियस आ गया, तो इसके पीछे एडीजे लिखा होगा ब्रैकेट में, डिक्शनरी के अंदर, है ना। तो ये डिक्शनरी के अंदर लिखा होगा, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और भी देख सकते हैं, जैसे किसी के वर्ड के पीछे एडी भी लिखा होता है, किसी के भी पीछे कुछ एन लिखा होता है, किसी के पीछे, तो ये आपको मालूम पड़ जाता है। तो ये वर्ड की आपको फॉर्मेशन मालूम पड़ जाती है। आपकी ये प्रोनाउंसिएशन भी इसके सामने लिखा होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जैसे हिंदी में उच्चारण बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कैपेशियस है तो इसमें लिखा होगा कैपेशियस, ऐसे करके लिखा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये आपको स्पीकिंग में आपको यानी क्या है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप देखिए आगे, डिक्शनरी से फ्रेंडशिप करिए भाई साहब। टिल देखिए, अब टिल को मैं आपको समझा दूं, टिल भी समय शो करती है। क्या शो करती है? समय, ये टाइम शो करती है, टाइम एक्सप्रेस करेगी, शो करेगी। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? समय व्यक्त करने के लिए। इसका भी अर्थ होता है जब तक, तब तक, या सिर्फ ओनली तक, यानी बाई के अर्थ में इसका प्रयोग किया था, क्योंकि बाई का भी प्रयोग तो किया जाता है तक के अर्थ में, बाई प्रीपोजिशन में है। तो इसका प्रयोग प्रेप के, इन फॉर्म ऑफ प्रेप, प्रेप का एक रूल है बाई का, इसमें प्रेपोजिशन का टिल के अर्थ में। टिल और बाई का एक मीनिंग यानी क्या, एक रूल इससे मैच कर जाता है, इससे कंप्रोमाइज करता है। कैसे? देखिए, दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे यू विल रीच होम, बाई लगा सकते हैं और टिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अनटिल भी लगा सकते हैं आप। यू हैव अ चॉइस, आउट ऑफ 3 ऑप्शन ओनली यू पुट इन द वन सेंटेंस, यू वन पॉइंट, ओके। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी समय शो करता है, ये भी शो कर रहा है समय, और बाई भी शो करता है, तीनों समय शो करते हैं। इसमें आप लोग ले सकते हैं मॉर्निंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये ऐसी चीज है, मैं आपको अभी खोल करके और बताता हूं। एक बाई है ना, आपको बाई दिखाई दे रहा है, बाई में आप देख सकते हैं, बाई का प्रयोग एक जैसे किसी चीज से, वाहन से आप आ रहे हैं, तो जैसे एक चीज है इसमें आपको बाई से और इन से आपको मालूम पड़ेगा, इन और एक और है ऑन। जैसे कुछ वाहन है, व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जैसे जिनसे पहले कोई आर्टिकल लगा है,
एन द, जो भी हो, जिस तरीके से आ सकते हैं ये, ठीक है। कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे मैं कह दूं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ही गोज टू स्कूल इन ऑब्लिक बाई अ कार, वह एक कार में स्कूल जाता है, वह एक कार में स्कूल जाता है। तो कार से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, कार से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा है। मैं कह दूं द बस, बस से पहले आर्टिकल लगा है, तो इससे पहले, इनसे पहले यानी इन आएगा। क्या आएगा, प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि इसके अंदर बैठकर जाने के लिए, रास्ते में जाने के लिए, ठीक है, इनके अंदर बैठ के चला गए, ठीक है। अगर मैं इनसे पहले आर्टिकल हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, इनसे पहले, कार से पहले, बस से पहले, टैक्सी से पहले, जहाज से पहले, शिप से पहले, ठीक है ना, ट्रेन से पहले, इनसे पहले अगर मैं कोई आर्टिकल रिमूव कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, तो आपका इन नहीं आएगा। फिर ही गोज टू स्कूल इन ऑब्लिक बाय कार या ट्रेन, ट्रेन या ऑब्लिक बस या शिप, तो आप देख सकते हैं इसमें इसके द्वारा हो जाएगा, कार द्वारा जाता है, ट्रेन द्वारा जाता है, बाई द्वारा, बस द्वारा जाता है, शिप द्वारा जाता है, तो फिर इन नहीं आएगा, फिर बाय आएगा। तो ये रही आपकी इन की और बाई की प्रॉब्लम। बच्चे कहते हैं सर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि इन लगाएं कि ऑन लगाएं, किस जगह पर, जैसे चेयर आती है, तो भाई मेरी लैंग्वेज में तो देखो, गांवों में जैसे आपने देखे, और वैसे भी टेंट जो लगते हैं ना, जो जहां पर कैंप लगते हैं, टेंट वगैरह, टेंट हाउस जो होते हैं, शादी, ठीक है, मैरिज वगैरह जो भी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, उनमें आप देखते हैं चेयर दो प्रकार की होती है। एक तो विच हैज अ हैंडल्स, जिनमें हैंडल्स होते हैं, चेयर के जिसके हैंडल होते हैं, तो हैंडल वाली जो होती है उसमें आप अंदर बैठ जाते हैं, उसके लिए तो लगाते हैं आप इन, हैंडल वाली के लिए लगाएंगे आप प्रीपोजिशन इन। और जिसके ऊपर बैठते हैं, जैसे टेंट में जाएंगे तो उस टेंट वाली पे, यानी क्या है, शादी पार्टी में आपको चेयर खुली हुई मिलेगी, जिसके पास हैंडल नहीं होते हैं, विच हैज नो हैंडल्स, है ना, तो जिसके पास हैंडल नहीं होते उसमें लगाते हैं आप एन, ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं आप, ऑन लगाएंगे, ध्यान रखना प्लीज, है ना। तो हैंडल वाली कुर्सी में इन, और जिसके पास हैंडल नहीं है उस पर ऑन, ठीक है। बाइक पे और स्कूटर पर, साइकिल पर बैठ करके चलने वाले ऑन, और यदि इनसे पहले आर्टिकल आता है तो, और अगर आर्टिकल नहीं आया तो फिर बाय लगाएंगे, बाय स्कूटर, बाय साइकिल, ठीक है, इस प्रकार से। और ये चीजें हैं, आपको ये हर चीज मैं समझा दूंगा आपको, इसका प्रीपोजिशन का पार्ट होगा, एक एक चीज, एक एक प्रीपोजिशन के 6 से 7 रूल हैं, 6 एंड 7 रूल्स हैं, किसी के 2 रूल्स हैं, किसी के 3 रूल्स हैं, मैं सारी खोल करके बता दूंगा आपको, आपसे, आप बस इससे जुड़े रहिए और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, इतना ट्रस्ट कीजिए कि ताकि आपको मैं अच्छे बेहतर परिणाम की तरफ ले जा सकूं, ठीक है। तो प्लीज देखते रहिए, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो बच्चों मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहूंगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके, सुन करके और लिसनिंग करके, वॉचिंग करके, तो आप अपने भाइयों को, दोस्तों को शेयर करें, उनको भी पता चले, ठीक है, और भी अच्छे वो भी हो सके, क्योंकि मदद करने से ही ईश्वर मदद करता है। बहुत अच्छा रहा बच्चों। तो आज आपसे मैं पूछना भूल गया, प्लीज आप सभी कैसे हैं बच्चों, आप सभी का कैसा हाल चाल है। भगवान की कृपा रहे, ईश्वर की लाख लाख शुक्र रहे, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और अपनी मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, तो बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू, ओके।